वंदो ज्ञानानंदकर नेमि चंद्र गुणकंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि नंद दोष दहन गुण गहन गण अरि करि हरि अरहंत स्वानुभूति रमणी रमण जगनायक जयवन सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधार सुधार समय सार शिव सर्वगत नमत हूँ सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन गान ध्यान धन लीन मैन मान बिन दान धन ऐन हीन तन छीन इह विधि मंगल करण ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम जो भानुद्योत। सभी को सादर जय जिनेन्द्र और महावीर जन्म महोत्सव की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और उत्तम आकिंचन धर्म की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने हमारे गुणस्थान विवेचन के दूसरे अध्याय अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के भाग में से हमने 67 नंबर के प्रश्न तक हमारी चर्चा पूरी कर ली थी और आज 68 सम्यक्त की चर्चा हमें आज से प्रारंभ करनी है। ठीक है, जो 3 प्रकार के सम्यक्त हैं उन तीनों प्रकार के सम्यक्त का स्वरूप आज हम समझने वाले हैं, तो सभी ध्यान से सुने। प्रश्न नंबर 68, औपशमिक सम्यक्त किसे कहते हैं? क्या औपशमिक सम्यक्त किसे कहते हैं? तो इसको हम जितना सामान्य तरीके से अभी जानते हैं उसी को एक बार समझने का प्रयास करते हैं। क्या जानते हैं हम औपशमिक सम्यक्त के बारे में? सामान्य रूप से यह जानते हैं कि औपशमिक सम्यक्त होता है तो जो प्रगतियां हैं दर्शन मोनि और चारित मोनि उनका उपशम होता है, ये हम सामान्य रूप से जानते हैं। उपशम होता है मतलब वो प्रकृतियां दब जाती हैं, ये जानते हैं हम। अब वो क्या प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी प्रकृतियां हैं और कितनी प्रकृतियां दबती है, क्या होता है प्रथमोपशम, क्या होता है द्वितीयोपशम, इसकी चर्चा और औपशम के कितने भेद हैं औपशमिक सम्यक्त के, उन सब की चर्चा अभी अपन करते हैं। तो पहले उत्तर पढ़ लेते हैं, उसके बाद विशेष चर्चा आगे करेंगे। निःशुद्धात्म सन्मुख पुरुषार्थी जीव के 5, 6 या 7 प्रकृति दर्शन मोनि 3 अनंतानुबंधी चतुष्क के उपशम के समय में अर्थात निमित्त से होने वाले श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन को औपशमिक सम्यक्त कहते हैं। क्या ये भी भावात्मक पक्ष से कही बात? और दूसरी बात ये कि सार क्या है इस परिभाषा का? देखो कि कहा निःशुद्धात्म सन्मुख पुरुषार्थी जीव के, क्या कहा? निज शुद्धात्म सन्मुख पुरुषार्थी जीव के 5, 6 या 7 3 बातें कही। वो 3 बातें क्यों कही उसका खुलासा आगे करेंगे। 3 बातें क्या? 5, 6 और 7, ये 3 प्रकृतियां या 5 प्रकृति का हो जाए, 6 प्रकृतियों का हो जाए, 7 प्रकृतियों का हो जाए, ये उपशम, ठीक है, विधान, उपशम विधान प्रकृतियों के कहा। ठीक है, इसके उपशम के समय में अर्थात निमित्त से होने वाले इन कर्म के उपशम, ये निमित्त मतलब कर्म का उपशम होना ये निमित्त, और इस निमित्त से होने वाले श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन को औपशमिक सम्यक्त कहते हैं। क्या निमित्त क्या बना? कर्म की ये 5, 6 या 7 प्रकृतियों का उपशम, ये निमित्त बना, और इस निमित्त से क्या हुआ कि श्रद्धा गुण में के सम्यक परिणमन, श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन हुआ। इसके निमित्त से जो अपनी श्रद्धा गुण थी, जो सम्यक तो था अपना, वो मिथ्यात्व रूप से परिणमित था अनादिकाल से, और अब क्या हुआ? सम्यक रूप से परिणमन हो गया। तो ये क्या होगा? औपशमिक सम्यक्त तो कहलाएगा। ख्याल में आ गई बात? क्या होता है औपशमिक सम्यक्त? कि 5, 6 या 7 प्रकृति, इसको ख्याल में रखना, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है।
अभी अपन स्थूल पढ़ रहे थे इतने समय से, अब थोड़ी सूक्ष्मता है, इसके लिए इस सूक्ष्मता को भी अपन बरकरार रखेंगे। तो क्या पॉइंट कहा, 5, 6 या 7 प्रकृति में से किसी भी किन्हीं भी 5, 6 या 7 किन्हीं भी प्रकृतियों का क्या हुआ कि उपशम हुआ, और उपशम होने के निमित्त से, इस निमित्त से जो श्रद्धा गुण था उसका सम्यक परिणमन हुआ। ठीक है, और श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन, श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन को औपशमिक सम्यक तो कहा। ठीक है, अब पॉइंट कि ये 5, 6 या 7 क्या है। हमने तो पढ़ा था कि औपशमिक सम्यक में उपशम होता है। उपशम किनका होता है प्रश्न, तो दर्शन मोहनी की 3, चारित मोहनी की 4। दर्शन मोहनी की 3 कौन कौन सी, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति है। और दूसरा पॉइंट, चारित मोहनी की 4 कौन सी है कि अनंतानुबंधी चतुष्क, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ की 4। तो इस प्रकार मिलके 7 बनी। इन 7 प्रकृतियों का उपशम होगा तो औपशमिक सम्यक तो 6 होगा, तो 6 सम्यक, तो ये हमने पढ़ा था और सुना था। अब यहाँ पर ये 5 से और 6 और 7 का विधान कहाँ से आया, ये कोई नई बात कह रहे हो आप, ये कोई नई बात नहीं है, ये मूल बात है जो अपन छोड़ देते हैं। स्थूल की अपन अभी तक चर्चा करी थी, वो भी सही था, और अब थोड़ी सूक्ष्मता की चर्चा है। पॉइंट क्या है कि अभी अपन ने इससे पहले, आपको ख्याल हो, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखो मैं प्रश्न नंबर बताता हूँ जिससे आपको इसमें समझने में आसानी होगी। आप निकालें, देखिए निकालिए प्रश्न नंबर 36। 36वें प्रश्न में अपन ने दर्शन मोहनी कर्म के कितने भेद हैं, और उसमें अपन ने पढ़ा था कि चक्की में तले हुए कौदों के चावल, कर्ण और भूसी, ये उदाहरण याद है सबको, उदाहरण पढ़ा था अपन ने। उसका सार क्या था, सम्यक दर्शन रूपी चक्की, सम्यक दर्शन रूपी चक्की, उसमें दर्शन मोहनीय कर्म गया, और उस चक्की में वो दर्शन मोहनी कर्म जाने से उसके 3 टुकड़े हो गए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति। उससे पहले चक्की में जाने से पहले वो एक ही था, वो दर्शन मोहनी मिथ्यात्व ही था, और सम्यक दर्शन रूपी चक्की में जब वो दर्शन मोहनी पिसाया तो उसके 3 भेद हुए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। अब पॉइंट ये है कि ये तो सम्यक दर्शन होने के बाद की बात है। ये 3 प्रकृतियों का भेद, सुनना थोड़ी सूक्ष्मता से, ये 3 प्रकृतियों का भेद कब हुआ, जब सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद ये दर्शन मोहनी के 3 टुकड़े हुए। सम्यक दर्शन नहीं हुआ उससे पहले जो स्थिति थी वो क्या थी कि दर्शन मोहनी की 1 मिथ्यात्व और चारित्र मोहनी की 4, ऐसे मिलके 5 प्रकृतियां थी। ख्याल में आया, मतलब कि सम्यक दर्शन से पूर्व 5 प्रकृतियां थी। प्रथमोपशम, पहला सम्यक दर्शन, अनादि मिथ्या दृष्टि की बात हो रही है। ठीक है, तो अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए 5 प्रकृतियां थी, और फिर सम्यक दर्शन हुआ तो 7 प्रकृतियां हुई, समझना। अब यदि अपना औपशमिक सम्यक दर्शन होता है तो सबसे पहले सम्यक दर्शन कौन सा होता है, नियम से उपशम ही होता है, औपशमिक सम्यक दर्शन, और उसको क्या नाम दे दिया, प्रथमोपशम, उसको और आने वाले सबको। तो अपन अभी औपशमिक सम्यक दर्शन पे टिकते हैं कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव था, समझना क्या, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव था, उसकी कितनी प्रकृतियां थी, 5, 1 मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी, ऐसे कुल मिला के 5। अब उसको सम्यक दर्शन करना है, उसको सम्यक दर्शन करना है, तो अब मुझे ये बताओ कि उसके कितनी प्रकृतियों का उपशम होगा, कितनी प्रकृतियों का उपशम होगा, 7 प्रकृतियों का होगा कि 5 प्रकृतियों का होगा, क्यों, उसके पास तो 5 ही प्रकृतियां हैं, तो 7 प्रकृतियों का उपशम कैसे होगा, प्रथम उपशम सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, उपशम होकर हुआ, तो कितनी प्रकृतियों का होगा कि अनादि मिथ्या दृष्टि के 5 प्रकृतियां हैं, तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन जब भी होगा, अनादि मिथ्या दृष्टि का पहला सम्यक दर्शन 5 प्रकृतियों के उपशम विधान से होगा। कौन कौन सी, 1 दर्शन मोहनी मिथ्यात्व, क्योंकि उसके टुकड़े नहीं हुए, टुकड़े जब होंगे जब पहली बार सम्यक तो होगा,
अब सम्यक्त हुआ ही नहीं, उससे पहले ही उपशम होना है प्रकृतियों का, तो कितनी प्रकृति, एक। और फिर जैसे ही सम्यक्त हो गया उसके बाद फिर पॉइंट आता है 7 प्रकृतियों के उपशम का, एक पॉइंट रखा जा सकता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अनादि मिथ्या दृष्टि के जब भी सम्यक दर्शन होगा तो 5 प्रकृतियों के उपशम से सम्यक दर्शन होगा, ये इस बात का सार था। ठीक है, वापस आ जाओ। औपशमिक सम्यक दर्शन पढ़ा अपन ने। अब यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा था, 5, 6 या 7 प्रकृतियाँ। ये 5 का पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसके जस्ट नीचे लिखा है और वो पढ़ लो। अनादि मिथ्या दृष्टि के 5 प्रकृतियों का उपशम होता है। क्या कहा, अनादि मिथ्या दृष्टियों के 5 प्रकृतियों का उपशम होता है, ये बात क्लियर हो गई। हाँ, अब पॉइंट 6, 7 या 8, 6 या 7, ठीक है, 6 या 7, इनका क्या उपशम विधान है। अब अपन ने अनादि मिथ्या दृष्टि की बात तो रख ली। अब वो अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद जब उसके दर्शन मोनी के 3 टुकड़े हो गए, तो अब वो अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं रहा, अब वो कौन हो गया, सादी मिथ्या दृष्टि हो गया। याद रहेगा, अनादि मिथ्या दृष्टि की 5 प्रकृतियों का, अब वो आ गया सादी मिथ्यात्व की श्रेणी में। अब यहाँ पर प्रश्न कि सादी मिथ्यात्व की श्रेणी में आ गया, तो अब उसके 5, 6 या 7 प्रकृतियों का उपशम विधान कैसे होगा, तो उसको सुनो कि अब उनके दर्शन मोनी के 3 टुकड़े हो गए, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। अब होता क्या है कि अगर सम्यक तो प्राप्त करना है किसी जीव को, तो होता यह है कि वो जो 3 प्रकृतियां हैं दर्शन मोहिनी की, 3 प्रकृतियों में से यदि कहें 2 प्रकृतियां जो हैं, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, पहली प्रकृति मिथ्यात्व, इसके उपशम हुए बिना तो औपशमिक सम्यक दर्शन होगा नहीं, तो ये तो मूल में आई गई। अब जो बची हुई 2, कौन सी, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इन 2 प्रकृतियों का उपशम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझना कैसे, कि हमें सम्यक दर्शन हुआ तो पहली बार तो हो गया, अब अनादि से हम सादी में आ गए। अब दूसरी बार सम्यक दर्शन होना था, तो हमने मतलब जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति थी, सम्यक मिथ्यात्व मिश्र प्रकृति थी और सम्यक प्रकृति थी, ये 2 प्रकृति थी। ये 2 प्रकृति में से मिश्र प्रकृति मिथ्यात्व रूप हो गई संक्रमित होकर, या फिर मिश्र प्रकृति का सत्ता में चली गई। समझना पॉइंट क्या है, मिश्र प्रकृति का उदय नहीं हुआ, मिश्र प्रकृति का उदय नहीं है फिलहाल इस वर्तमान समय में। 7 प्रकृतियां हैं, 7 में से 5 को अलग कर दो, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क, इनको अलग कर दो, बची 2। इन 2 का पॉइंट इतना समझ लो कि मिश्र प्रकृति है कौन सी, सम्यक मिथ्यात्व, और एक सम्यक प्रकृति। 2 अलग अलग प्रकृति है, एक मिश्र सम्यक मिथ्यात्व और दूसरी प्रकृति कौन सी, सम्यक प्रकृति। ठीक है, तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति यदि सत्ता में रहे, कैसा सत्ता में रहे, कि उसका सदवस्था रूप उपशम कब का हो चुका हो, कि वो उदय में ही ना होवे, तो उपशम किसका करेंगे। समझना, सत्ता में रहने का मतलब क्या है, कि वो कर्म सत्ता में पड़े हैं पर उनका उदय नहीं हो रहा, उनको सत्ता में पड़े हुए कर्म कहते हैं। तो क्या हो सकता है कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति सत्ता में हो, तो उसका उदय ही ना हुआ हो रहा हो, और उसका उदय ही ना हो रहा हो तो उपशम किसका करेंगे, जिसका उदय है उसी का उपशम करेंगे, तो उदय नहीं है तो उपशम भी नहीं है। इसलिए ऐसी कंडीशन बनती है तो क्या होगा कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति को साइड रख देंगे और बची शेष 6 प्रकृतियों का उपशम विधान होता है। ठीक है, तो अब अपन ने 6 का पढ़ लिया। अब 7 का तो होता ही है, 7 का कैसा, कि सातों के सातों है, उनका उदय चल रहा है तो उनके उपशम सातों का हो गया, तो 7 हो गया। 6 का समझ लिया, 6 कैसे, कि एक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता क्या हो रही हो, मतलब सत्ता में हो, तो उसका उदय नहीं हो रहा हो तो उसका उपशम भी नहीं होगा। और उसी प्रकार जो सम्यक प्रकृति है उसके साथ भी यदि ऐसा होवे तो 5 प्रकृतियों का उपशम होता है। ठीक है, अपन ने पढ़ा हो क्या, अभी अपन ने पढ़ा था ना, उपशांत कर्म,
तो क्या पता सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति उपशांत में आ गई हो, तो उपशांत में आने के बाद वो उदय में तो नहीं आएगी। उसी प्रकार सम्यक प्रकृति हो ऐसा, इस प्रकार। तो ये विवक्षाएं हैं, इतना ख्याल में रखो कि ये अनेक प्रकार की विवक्षाएं हैं। जिनागम में, करणानी योग में हर विवक्षा को एक जोड़ दिया जाता, सबको सम्मान मान दिया जाता है हर विवक्षा को। तो अपन ने क्या विवक्षा पढ़ी? अनादि मिथ्या दृष्टि की 5 प्रकृतियों का उपशम विधान है। सादी मिथ्या दृष्टि के 5, 6 और 7 प्रकृतियों का उपशम विधान, कोई सा भी हो सकता है। 7 तो सारी है ही, सातों की सातों। तो 6 का कि एक प्रकृति का सत्ता में चले जाना, और 5 का 2 का सत्ता में चले जाना या संक्रमित हो जाना। संक्रमण भी तो पढ़ा है अपन ने। तो संक्रमण जब हुआ तो क्या हुआ? संक्रमित हुआ तो मिश्र प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व रूप हो गई, मिश्र प्रकृति सम्यक प्रकृति रूप हो गई, और फिर सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व प्रकृति रूप हो गई। तो ये संक्रमण भी होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इतना ख्याल में आया? चलिए, तो अब मैं समझता हूँ कि थोड़ा विषय क्लियर है। एक बार और आप पीछे बढ़ा के सुन लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अनादि मिथ्या दृष्टि के, ये तो पढ़ लिया अपन। ठीक है, अनादि मिथ्या दृष्टि के 5 प्रकृतियों का और सादी मिथ्या दृष्टियों के 7, 6 या 5 प्रकृतियों का उपशम होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सर्वप्रथम औपशमिक सम्यक दर्शन ही प्रकट होता है, ये नियम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब छायोपशमिक सम्यक तो किसे कहते हैं? तो अपन ने छायोपशम की परिभाषा पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? पुनः दोहरा देता हूँ ताकि आपके चित्त में आ जाए। क्या है परिभाषा? कि वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्य में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, वर्तमान में आने वाले देशघाती स्पर्धकों का उदय, इन 3 कर्म की अवस्था से क्षयोपशम बनता है। ठीक है, इतनी सी बात है। तो अब छायोपशमिक सम्यक तो कैसे बनेगा? पॉइंट उठा, सही बात है। अब छायोपशमिक सम्यक्त्व को अपन समझते हैं। चलिए, उत्तर: निषिद्धात्म सन्मुख पुरुषार्थी जीव के पूर्वोक्त 7 प्रकृतियों के क्षयोपशम के समय में, क्या कह रहे हैं? निषिद्धात्म सन्मुख पुरुषार्थी जीव के पूर्वोक्त ऊपर कही 7 प्रकृतियां, कौन सी ऊपर कही 7 प्रकृतियां? दर्शन मोहनीय की 3 और चारित्र मोहनीय की 4। ठीक है, तो ऊपर कहीं 7 प्रकृतियों के क्षयोपशम के समय में, अर्थात निमित्त से होने वाले श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन को क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है, क्षयोपशमिक सम्यक तो कहते हैं। अब क्या है इसका विशेष, उसको नीचे समझाएंगे। क्षयोपशम कैसे बनेगा? कि अनंतानुबंधी 4 व मिथ्यात्व तथा सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और सदावस्था रूप उपशम तथा देशघाती प्रकृति दर्शन मोहनीय का उदय, इस प्रकार क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन बनता है। यह अपन ने पहले पढ़ लिया था इसको। ठीक है, क्या अनंतानुबंधी की 4, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व, ये टोटल हुई 6 सर्वघाती प्रकृति। इनका क्या होगा? उदयाभावी क्षय और सदावस्था रूप उपशम उतने काल के लिए। ठीक है, उदयाभावी क्षय और सदावस्था रूप उपशम तथा देशघाती सम्यक प्रकृति, मैंने पढ़ी थी देशघाती सम्यक प्रकृति, उसका उदय, उससे छायोपशमिक सम्यक दर्शन बनता है। इतना ख्याल में आया? चलिए आगे बढ़ें। 70 छायिक सम्यक तो किसे कहती? छायोपशमिक सम्यक, छायोपशम के लिए एक पूरी कक्षा मैंने दी है। इससे 2 कक्षा पहले अपन ने क्षयोपशम को पूरी तरीके से पढ़ा है। यदि आप नए हो तो आप उस कक्षा को सुनकर उसे समझ सकते हैं। ठीक है, 70वां प्रश्न क्या है? छायिक सम्यक तो किसे कहते हैं? उत्तर: निषिद्धात्म सन्मुख पुरुषार्थी जीव के पूर्वोक्त 7 प्रकृतियों के सर्वथा क्षय के समय में होने वाले तथा भविष्य में अनंत काल पर्यंत रहने वाले श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन को छायिक सम्यक तो कहते हैं। ये जो सिद्धात्म सन्मुख जीव के पूर्वोक्त 7 प्रकृतियों का क्षय निमित्त बना और उस निमित्त से अनंत काल पर्यंत श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन होता रहा या होगा, उसको छायिक सम्यक तो कहते हैं। ठीक है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये निमित्त उपादान संबंध की बात हर लाइन में कही है। इससे आपको बहुत अच्छा मतलब मिलता है, एक वस्तु स्वरूप जानने को मिलता है, एक पक्ष मिलता है कि सिर्फ कर्मों का क्षय जरूरी नहीं है। निषिद्धात्म सन्मुख जीव है तो निषिद्धात्मा के सन्मुख गया, वो निमित्त बना किसके लिए? कि वो कर्म
जो थे उनका क्षय हुआ। निःशुद्धात्मा के सन्मुख गया, वो निमित्त बना कर्म के क्षय होने में। कर्म का क्षय होना निमित्त बना अपने श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन में। तो बात एक ही है। इस रूप भी कह सकते हैं कि हमने शुद्धात्म सन्मुख पुरुषार्थ किया और हमारे ही श्रद्धा गुण का मतलब उपादान में कार्य हुआ तो उपादान उपादेय, निमित्त में कार्य हुआ तो निमित्त निमित्त, इस प्रकार समझना चाहिए। ठीक है, चलिए। छायिक सम्यक दर्शन हमेशा छायोपशमिक सम्यक पूर्वक ही होता है, ये याद रखना। क्या 2 पॉइंट पहले क्या पॉइंट बताया था, अनादि मिथ्यादृष्टि जीव को सर्वप्रथम औपशमिक सम्यक दर्शन ही होता है। दूसरा पॉइंट है छायिक सम्यक दर्शन हमेशा छायोपशमिक सम्यक पूर्वक ही होता है और भविष्य काल में अनंत काल पर्यंत छायिक रूप ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। छायिक सम्यक दर्शन एक बार प्रकट हो गया तो अनंत काल के लिए रहेगा वो। ठीक है। औपशमिक सम्यक्तों के कितने भेद हैं? अब पॉइंट प्रथमोपशम द्वितीयोपशम का। औपशमिक सम्यक्त तो कितने भेद हैं? 2 भेद, प्रथमोपशम सम्यक्त और द्वितीयोपशम सम्यक्त। उत्तर, प्रथम शब्द का अर्थ पहली बार नहीं है, याद रखना। प्रथमोपशम सम्यक्त ये नहीं मतलब पहली बार सम्यक दर्शन हुआ तो उसको क्या कह दिया, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कह दिया, ऐसा नहीं है। प्रथम शब्द का अर्थ पहली बार नहीं है। अनादि अथवा सादी मिथ्या दृष्टि जीव को जब भी औपशमिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है उसको प्रथमोपशम सम्यक ही होता है और वह असंख्यात बार हो सकता है। क्या कहा कि अनादि अथवा सादी मिथ्या दृष्टि जीव को जब भी औपशमिक सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो उसको क्या होगा, प्रथमोपशम ही होगा और वो असंख्यात बार हो सकता है। एक बार हुआ ऐसा जरूरी नहीं है, एक बार हुआ अनादि मिथ्या दृष्टि शादी हो गया, फिर शादी को फिर हुआ मिथ्या दृष्टि हुआ, फिर सम्यक दृष्टि, फिर मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि। ये तो वो क्या होता है वहाँ, प्रथमोपशम सम्यक तो ही होता है। प्रथमोपशम सम्यक तो कब तक रहता है, 7वें गुणस्थान के आधे समय में, क्योंकि 7वां गुणस्थान 2 प्रकार का है। कौन सा, सातिशय अप्रमत्त और याद करो, एक सातिशय अप्रमत्त और एक स्वस्थान अप्रमत्त। ठीक है, याद नहीं आया होगा, सातिशय अप्रमत्त और स्वस्थान अप्रमत्त। तो स्वस्थान अप्रमत्त तक रहता है प्रथमोपशम सम्यक्त्व और उसके बाद फिर सातिशय सम्यक्त्व में जाने के लिए द्वितीयोपशम सम्यक्त्व चाहिए होता है। ठीक है, चलिए। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व किसे कहते हैं, प्रश्न कि छायोपशमिक सम्यक्त्व के अंतर श्रेणी चढ़ने के लिए जो औपशमिक सम्यक्त्व होता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। मतलब कि जब 7वें गुणस्थान में सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान में आते, श्रेणी चढ़ने का गुणस्थान जिसको कहते हैं, वहाँ से श्रेणी शुरू होती है। ठीक है, तो श्रेणी चढ़ने के लिए कौन सा उपशम चाहिए है, द्वितीयोपशम। श्रेणी चढ़ने के लिए द्वितीयोपशम सम्यक्त्व चाहिए पड़ता है। यह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व छायोपशमिक सम्यक्त्व पूर्वक ही होता है। एक अपन ने पढ़ा छायिक सम्यक्त्व छायोपशमिक सम्यक्त्व पूर्वक होता है। अब दूसरा पॉइंट, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व छायिक सम्यक्त्व पूर्वक ही होता है। तो मतलब 7वें गुणस्थान के बाद 8वें गुणस्थान में जाने के लिए पहले नंबर यदि वो प्रथमोपशम है तो प्रथमोपशम से छायोपशमिक होगा, फिर छायोपशमिक से द्वितीयोपशम होगा, और यदि छायोपशमिक है तो उसका द्वितीयोपशम होगा। ठीक है, इस प्रकार समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए। स्वस्थान सप्तम गुणस्थान वर्ती, देखते हैं यही बात कही है, क्या कही है, स्वस्थान सप्तम गुणस्थान वर्ती छायोपशमिक सम्यक दृष्टि मुनिराज के दर्शन मोहनीय त्रिक के उपशम के समय में अर्थात निमित्त से होने वाले श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन को द्वितीयोपशम सम्यक तो कहते हैं। मतलब छायोपशमिक सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं, उनके दर्शन मोहनीय त्रिक का उपशम होगा पुनः, उस पुनः उपशम को द्वितीयोपशम कहते हैं, छायोपशमिक पूर्वक। ठीक है, चलिए, समझ में आया होगा, मेरे ख्याल से ज़्यादा कठिन नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते, विसंयोजन किसे कहते हैं। अब ये प्रश्न विसंयोजना जो आपके चित्त में उठता था हमेशा बार बार, विसंयोजना किसे कहते हैं कि अनंतानुबंधी चतुष्क के अप्रत्याख्यानवरण आदि 12 कषाय और हास्यादि 9 कषाय कर्म रूप परिणमित होने को विसंयोजन कहते हैं। क्या कि अनंतानुबंधी चतुष्क, जो 4 अनंतानुबंधी चतुष्क है, विसंयोजन मतलब संक्रमण समझ लो, नाम विसंयोजना, 4 अनंतानुबंधी चतुष्क है, इनका
अप्रत्याख्यानावरण आदि 12 कषाय और हास्य आदि 9 कषाय रूप परिणमन होना, इसको विसंयोजना कहते हैं। कि अनंतानुबंधी चतुष्क था, अब वो काय में कन्वर्ट हो गया अप्रत्याख्यानावरण में, अप्रत्याख्यानावरण काय में कन्वर्ट हो गया प्रत्याख्यानावरण में, प्रत्याख्यानावरण काय में संजोलन, संजोलन क्रोध, क्रोध मान, मान माया, माया लोभ, ये कन्वर्जन होता। लेकिन अभी यहाँ सिर्फ अनंतानुबंधी के संक्रमण को नाम विसंयोजना दिया, सिर्फ अनंतानुबंधी का संक्रमण, उसको विसंयोजना कहा, क्योंकि ये पहले होता। उसके बाद फिर जो भी होता है क्षय या उपशम, वो श्रेणी में होता है। लेकिन चारित्र मुनि का, ये चारित्र मुनि के 4 पहले ही हो जाते, इसलिए इनको विसंयोजना पहले कहा। यह विसंयोजना का कार्य चतुर्थ से सप्तम गुणस्थान पर्यंत के किसी भी एक गुणस्थान में होता है। ठीक है, और ये विसंयोजना होनी जरूरी है। यदि विसंयोजना नहीं होगी तो श्रेणी कैसे चढ़ेंगे? क्या पॉइंट क्या है? श्रेणी क्या होता है? 21 प्रकृतियों का उपशम या क्षय करते चलती है श्रेणी। 21 प्रकृतियों का उपशम और क्षय करने के लिए पहले शेष जो बची 4 प्रकृति हैं अनंतानुबंध, उसका तो उपशम या क्षय तो हो पहले, तब जाके 21 का काम करेंगे। इसलिए चौथे से 7वें गुणस्थान के बीच में विसंयोजना हो जाती है। मतलब अनंतानुबंधी चतुष्क अप्रत्याख्यानावरण आदि कषाय और 9 कषाय रूप परिणमित हो जाती हैं। उसके बाद ही सप्तम गुणस्थान के आगे बढ़ सकते हैं श्रेणी के लिए। उसके बिना आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? विचार करिए, 21 प्रकृतियों का उपशम या क्षय करना, बची तुम्हारे पास 25 है पूरी की पूरी, तो उसको कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार समझना। और यहाँ विशेष खुलासा क्या है कि औपशमिक सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन में विसंयोजना होती है, छायोपशमिक सम्यक दर्शन में विसंयोजना नहीं होती। ठीक है, औपशमिक सम्यक्त होगा और छायिक सम्यक्त होगा तो ही विसंयोजना होती है। कहीं कहीं छायोपशमिक आचार्यों ने कहा, तो मत अलग अलग मिलते हैं, अपने को इतना समझना। ठीक है, अब आगे विसंयोजना क्या है? सिर्फ अनंतानुबंधी चतुष्क, उनका अप्रत्याख्यानावरण आदि 12 कषाय और हास्य आदि 9 कषाय रूप परिणमित हो जाना। अगर अनंतानुबंधी थी, उसका नाश होना, क्या कहा कि वो कोई कर्म बाहर निकल नहीं गए, वो अनंतानुबंधी दूसरे रूप में परिणमित हो गई, इतना समझना। ठीक है, ये परिणमन, ये संक्रमण ही विसंयोजना कहलाता है, चौथे से 7वें गुणस्थान के बीच में कभी भी होती है। ठीक है, चलिए अब जीव के असाधारण भाव की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी वैसे समय अधिक हो गया है, आज रिकॉर्डिंग लेट हुई थी इसलिए। चलिए ठीक है, तो जीव के जो असाधारण भाव हैं कौन से? औपशमिक, छायोपशमिक, क्षायिक, 5 भाव कहें जीव के, उनको असाधारण क्यों कहते हैं? ये 5 भाव हैं, इसका क्या तात्पर्य है यहाँ के लिखने का, फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध इत्यादि चर्चा अपनी आएगी। ठीक है, अच्छी चर्चा है। आगे उसके बाद फिर कर्णानुयोग विशेष की चर्चा आएगी, वो अपन बाद में करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को वीर जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ।